हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाले आपको पता ही होगा। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट एड ऑन का पहला वीडियो। ओके, तो इसके पहले हम लोग ने 3-4 चैप्टर्स कवर कर लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर और हाइड्रोजन वाला चैप्टर। 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब ये 4th चैप्टर है। ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट एड ऑन्स में हम लोग, मैं आपको एक बार बता दूं, ओके, जो मैं हर टाइम कॉन्सेप्ट एड ऑन के पहले एक बार रिपीट कर लेता हूं कि ये वीडियो सेल्फ सप्लीमेंट्री होगा, आपके सप्लीमेंट्री होगा आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। सॉरी, सेल्फ सप्लीमेंट्री नहीं। तो इसीलिए इस चैप्टर में जो भी चीजें में आपको शायद दिक्कत आ सकती है समझने में, मैं उन चीजों को आपको थोड़ा और क्लियरली समझाऊंगा। ओके, इस वीडियो में बाकी की सिंपल सी चीजें जो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगी, उन चीजों पर हम लोग ज्यादा गौर नहीं करेंगे। ओके, उन चीजों पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा जो आपको शायद दिक्कत दे सकती है। ओके, ताकि आपको आपके सेल्फ स्टडी में हेल्प हो जाए इस वीडियो का। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो इस चैप्टर को भी मैंने थोड़ा हमें पढ़ने के लिए आसानी हो और आपको भी पढ़ने के लिए आसानी हो, मतलब हम लोग भी इस चैप्टर से कैसे गो थ्रू करेंगे और आप भी इस चैप्टर को कैसे थोड़ा डिवाइड कर सकते हो पढ़ने के लिए, उसमें मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला तो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, अपना काम जो डबल हो रहा था ना वो आसान होगा। क्योंकि अगर आप चैप्टर से गो थ्रू करोगे एनसीईआरटी में, एकदम डिट्टो वही पॉइंट्स, वही सब टॉपिक्स आप कह सकते हो जो अल्कली मेटल्स के लिए, वो ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो भाई क्यों अलग अलग टाइम देके पढ़े उनको, एक साथ इसको पढ़ लिया ग्रुप 1 को, तो ग्रुप 2 को पढ़ लिया, तो खत्म, वो चीज वहीं पर खत्म, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम के और कैल्शियम के दिए हुए 4-5 कंपाउंड्स कुछ दिए हुए एनसीईआरटी में, तो वो भी हम लोग देखेंगे, फटाफट एकदम गो थ्रू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनमें से मैं पिन पॉइंट करके आपको अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, जो चीजें समझानी जरूरी है। ओके, उसके बाद लिथियम और बेरिलियम का एनोमरस बिहेवियर, उनका डायगोनल रिलेशनशिप, और फिर लास्ट में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स है, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स वगैरह वगैरह जो भी है, ओके, उन कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी या फिर उनकी सोल्यूबिलिटी ओके कैसी है, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उनका ट्रेंड कैसे हो रहा है, किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, किसकी डिक्रीज हो रही है, वो सब चीजें। ओके, तो इस लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब जैसे कि आपको बेसिक चीजें तो सब पता ही होंगे। ओके, ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 वाले होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स में लीनाक, आरबीसीज और फ्रा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 वाले उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो होते हैं बेमक्का, सरबारा। ओके, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, लिखने की भी जरूरत नहीं मुझे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, बेमक्का, फिर सर, स्ट्रॉन्शियम, बा, बेरियम और रेडियम। ओके, तो मैंने कुछ मेरी सिंपल सी ट्रिक बनाई है, आप भी बना सकते हो ऐसी कुछ आपकी ट्रिक्स, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए पढ़ने के लिए। तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। ओके, तो वो सब सारी बेसिक चीजें, अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव फ्रांसियम है, रेडियम रेडियो एक्टिव है, वो सारी बेसिक चीजें, उनके अबंडेंसेस, वो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा डेटा है, बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, वो स्किप मत करना। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पर। ओके, तो फिर दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करना। ओके, दोनों का एक साथ कर लेना, वो सब बेसिक चीजें। उसके बाद आप फिजिकल और प्रॉपर्टीज पर जब हम लोग आएंगे, तब काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज कैसा वेरी होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी वेरी होती है। ओके, तो मैं उन चीजों में थोड़ा फोकस करूंगा जिन चीजों में शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए, राइट, मैंने बताया था। तो मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट से शुरुआत करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का भी कंपैरेटिव हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं, यहां पर मैं ग्रुप 1 का लिख दूंगा, ओके, इस तरफ, ग्रुप 2 का उस तरफ, ऐसे। तो देखो ग्रुप 1 वाले जो है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनका काफी लो होता है। ओके, सबसे पहली चीज, अब भाई साहब ये लो क्यों होता है ये समझना है। ओके, तो इसको क्या करना है मालूम है आपको, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एक इक्वेशन दे देता हूं आपको समझने के लिए। ओके, तो जो भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है, ओके, इन मेटल्स के केस में वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है उसके ऊपर। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के ऊपर। ओके,
और ये और एक चीज से भी डायरेक्टली, अब ये जो चीज है ओके स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ओके वो नहीं, ये वाली, ये किस पर डिपेंड करती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई साहब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में ही स्टार्टिंग वाले मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी मैंने बताया था कि मेटालिक बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स, राइट। तो अगर सपोज हमारा मेटल का एटम ओके छोटा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, राइट, तो बॉन्ड लेंथ कम है, करेक्ट, इसी को बोलते हैं ना बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा होगी, राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है तो एक दूसरे के करीब रहेंगे तो एकदम कस के पकड़े एक दूसरे को। वैसे ही अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो गड़बड़ क्या होगी भाई, ये न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को हम लोग जो मेटालिक बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं वो ज्यादा है तो इनमें वो इनमें जो इसका जो मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बॉन्ड लेंथ हमें पता है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, राइट, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसीलिए घट जाएगी। तो लार्ज एटॉमिक साइज रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक है मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिए। अब ये दो चीजें समझ में आ गई। अब आप बता सकते हो फटाक से कि भाई साहब ग्रुप 1 वालों का ओके ग्रुप 1 वालों का क्यों लो है। अब देखना, ये जो है ग्रुप 1 वाले मेटल्स, इनका जो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ओके ये दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। अब ये ग्रुप 1 वाले मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 1, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ओके, इसी वजह से इनकी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी लो है ओके। और दूसरी चीज, ये ग्रुप 1 वाले मेटल्स हम लोग को पता ही है ओके, उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस को छोड़ के सबसे बड़ा एटॉमिक रेडिया इनका ही है ग्रुप 1 का। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडिया मतलब देखो बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी भी कम है, तो इसलिए देखो दोनों भी तरह से, दोनों भी साइड से समझ में आ रहा है हमको कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी कम है ओके, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इनकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, राइट, तो इसीलिए देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है, ऐसे बताना है आपको ओके। इनकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। आगे बात समझ में आपको क्लियर हो गई। तो ये बस समझने वाली चीज थी, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रुप 2 के लिए। अब देखो ग्रुप 2 वालों का भी कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा हाई नहीं है ओके, पर अब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना तो हमको थोड़ा आसानी होता है। कैसे, इनसे थोड़ा हाई है ओके, ग्रुप 2 वालों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है देन ग्रुप 1 वालों से। अब ऐसा क्यों, फिर से वही लॉजिक यूज करो। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड की। अब इनकी ओके इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, ग्रुप 2 के 2 है ओके, तो ग्रुप 1 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा। किसके ज्यादा है, ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगी ग्रुप 2 की, राइट। तो ग्रुप 2 की स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर ज्यादा है ओके, इस तरह से भी। और एक लॉजिक क्या है, साइज। देखो ग्रुप 1 वालों का साइज सपोज ये है ओके, तो हमको पता है हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तब क्या होता है, साइज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, राइट, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एकदम करीब आता है तो साइज कम हो जाता है। तो सपोज ये ग्रुप 1 वालों का साइज कम हो गया, ग्रुप 2 वालों का ये साइज है, तो देखो अब साइज कम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ घट गया, बॉन्ड लेंथ घट गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर ग्रुप 2 वालों का ज्यादा ही है। देखो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रुप 2 वालों का ज्यादा, फिर से वही चीज, तो दोनों भी फैक्टर से हमें पता चल रहा है कि भाई मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रुप 2 वालों की ज्यादा है। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है, तो इनकी ग्रुप 2 वालों की ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है देन ग्रुप 1। देखो ग्रुप 2 वालों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन ग्रुप 1। आगे बात समझ में क्लियर हो गए। तो मैं सिर्फ फटाफट कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट पता होना इंपॉर्टेंट है, फिर उसको अप्लाई करना तो आपको भी पता है, राइट, क्लियर ओके। तो अब डेंसिटी के बहुत देखते हैं अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है इनमें ओके। क्या होता है मालूम है, इनकी जो डेंसिटी है ओके, हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मैं DTG लिखूंगा अभी ओके, तो आप समझ जाना डाउन द ग्रुप, तो हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तब डेंसिटी इनकी बढ़ती है ओके, इंक्रीज होती है। अब क्यों, कैसे, इसको समझते थोड़ा। देखो हमको पता है कि डेंसिटी तो होता है मास बाय वॉल्यूम, वो तो सिंपल सी चीज है, पर जब ग्रुप 1 ओके, अब ये दोनों के लिए भी बता रहा हूं मैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए, दोनों के लिए भी ओके, इनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, वो यही चीज है कि भाई मास बाय वॉल्यूम होती है, वो सब ठीक है। अब आप देखोगे तो बोलोगे सर ये तो वॉल्यूम तो बढ़ते जाता है इसका, राइट, मतलब लिथियम से लेके अपन सीशियम तक जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम तो बढ़ते जा रहा है, राइट, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। और हमको ये भी पता है कि डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक वेट भी तो बढ़ेगा ही। आप खोल के देखो पीरियोडिक टेबल, आपको दिख जाएगा ओके, एटॉमिक वेट जहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो लिथियम से लेकर सीशियम तक एटॉमिक वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी में अपने टेबल में भी दिया हुआ है ओके, एटॉमिक वेट्स दिया हुआ है, तो वो भी आप देख लो।
बहुत ज्यादा इंक्रीज भी दिखेगी आपको। और ये जो इंक्रीज हो रही है जो एटॉमिक वेट में, ओके, ये कुछ ज्यादा है देन द इंक्रीज इन द एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, क्योंकि अब ये ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो देखो वॉल्यूम का इंक्रीज जो है वो नलीफाई हो रहा है। ओके, और उस नलीफाई होने के बाद भी मास का जो इंक्रीज है वो कुछ ज्यादा है, राइट। तो मास का इंक्रीज देखो नलीफाई कर दिया मैंने। ओके, वॉल्यूम में इतना इंक्रीज है, मास में कुछ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सपोज डबल इंक्रीज हो रहा है सपोज, ओके फॉर एग्जांपल। या फिर वॉल्यूम में एक एरो इंक्रीज हो रहा है, मास में कुछ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम से, तो मैंने 2 एरो ले लिए, तो ये कट हो गया, तो मास का इंक्रीज नेट इंक्रीज है। अब ये नेट इंक्रीज मास में हो रहा है तो मतलब डेंसिटी नेट क्या होगा, नेट डेंसिटी में क्या चेंज होगा, नेट इंक्रीज हो रहा है। ओके, मास में नेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आगे बात समझ में, मतलब नेट जो इंक्रीज है वो मास में है, इसीलिए फिर डेंसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, सिंपल। तो इसलिए डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। ओके, अब एक्सेप्शनल बिहेवियर यहां पर शो कर रहा है, देखो लिथियम के बाद सोडियम तो ठीक ठाक चल रहा है। ओके, यहां पर नीचे आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, पर सोडियम के बाद हम लोग जब पोटेशियम में जा रहे हैं तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो सोडियम और पोटेशियम याद रखना, इस दोनों जोड़ी को। ओके, इनमें कुछ गड़बड़ है। अब किसका कम है किसका ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, आपको पता है कि भाई डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो लिथियम तो सोडियम इंक्रीज हो रहा है, अब इसमें गड़बड़ है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो सोडियम के बाद पोटेशियम में जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, सोडियम के बाद पोटेशियम की मतलब सोडियम के बाद हम लोग पोटेशियम पर जा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, करेक्ट। तो पोटेशियम की डेंसिटी इज कम देन सोडियम, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ओके, सिंपल, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत, मतलब सिंपल कोई एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको याद रखने के लिए। क्लियर हो गई बात। ओके, अब कंडक्टिविटी के बारे में देखते हैं इन दोनों के। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे दोनों भी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हमको पता है मेटल्स के केस में, ओके, हम लोग ने मेटालिक बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ी होगी, ओके, फिर या फिर नहीं भी पड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में कुछ। तो देखो सपोज हमारा ये मेटल एटम्स है, कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो ऐसे एकदम मेटल के लटाइस में ऐसे ही एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अब ये मैंने 2 डिमेंशनल बनाया है। ओके, 3 डिमेंशनल लटाइस कुछ ऐसे होगा। ओके, तो इसमें कुछ हमारे ओके तो मेटल एटम्स ऐसे कुछ चिपके होंगे एक दूसरे से, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो बात मुझे बतानी ये है, ओके देखो, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा ऊपर, उस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, नीचे, सब जगह पर अपने को ऐसे मेटल एटम्स दिखेंगे। ओके, तो ये भी मैंने अब बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए दिखाया है। ओके, इसके बाद मतलब यही एटम ये है भाई साहब, पूरा यही है, फिर दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये। तो आप समझ लेना, मैंने तो कुछ लेटाइस के स्ट्रक्चर में बना के दिखाया। आपको अगर और अच्छे से दिखना है तो आप क्लास 12 के एनसीईआरटी में जाके देख सकते हो। ओके, उसमें भी आपको लेटाइस स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ जाएगा कि मेटल एटम्स कैसे ज्वाइंट हुए रहते हैं। ओके, सॉलिड सेट वाला चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से मतलब लेटाइसिस के डायग्राम्स है, लेटाइसिस के इमेजेस है। तो अब दिक्कत ये है, अब यहाँ पर दिक्कत नहीं, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो अब हमारे मेटल्स जो है, ओके, इनके वैलेंस शेल में, ओके, आउटर मोस्ट शेल में, ओके, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो अब ये आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे भागते दौड़ते रहते हैं। ओके, पूरे मेटल के स्ट्रक्चर पर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में है वो, और ये ऐसे पूरे भागते दौड़ते रहते हैं पूरे मेटल के स्ट्रक्चर पर, यहां से यहां उड़ी मारेगा, यहां से यहां ऐसे। तो एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं ये। अब क्योंकि ये एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो जब हम लोग करंट पास करने की कोशिश करते हैं इन मेटल से तो करंट कंडक्ट हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। क्लियर। तो इसीलिए फिर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर्स है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों भी। क्लियर हो गई बात। अब इंटरेस्टिंग चीज ये तो आपको समझ में आ ही जाएगी कि ये जो ग्रुप 2 का जो कंडक्टिविटी है, ओके, ये ज्यादा है देन ग्रुप 1 की कंडक्टिविटी। अब भाई साहब ऐसा क्यों? देखो ग्रुप 2 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 2 ही है, राइट। ओके, 2 ही है, नहीं 2 है। और ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही है। ओके, तो देखो अब एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा भाग दौड़ रहा है यहाँ वहां पर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भाग दौड़ रहे हैं। ओके, हर एक एटम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे तो हर एक एटम का 2, ओके, यहाँ पर हर एक एटम का 1, पर अगर बहुत सारे एटम्स है तो इनके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, ग्रुप 2 वालों के, और ग्रुप 1 वालों के कंपैरेटिवली कम होंगे। तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अच्छे से मस्त एकदम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी ग्रुप 2 वालों की ज्यादा है देन ग्रुप 1।
क्लियर हो गई बात? ओके तो अब फ्लेम टेस्ट देखते हैं। हम लोग फ्लेम टेस्ट की मदद से एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब ये फ्लेम टेस्ट होता क्या है? तो हमारे पास सपोज अब ये बंसन बर्नर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बंसन बर्नर के ओके आप नीचे का डायग्राम वगैरह वो सब मत देखना, यहाँ पर हम लोग को फ्लेम से लेना देना है। ओके, तो ये जो फ्लेम है ओके हमारे बर्नर की, ओके तो इसका जो ब्लू वाला पार्ट रहता है फ्लेम का, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट, ओके तो इस वाले ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में मतलब मोस्टली ऐसा ऊपर ही रहता है ये ऑक्सीडाइजिंग पार्ट, यहाँ पर ऊपर, ओके नीचे नहीं रहता, यहाँ पर ऊपर रहता है। तो हम लोग जब क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो एल्कली मेटल्स है या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है या फिर इन एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स के कंपाउंड भी अगर हम लोग ने लिए और अगर हम लोग उनको इस फ्लेम में ऐसे अंदर लेके जा रहे हैं फ्लेम में, तो होगा क्या? देखो इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाती है, ये फ्लेम में तो एकदम ऐसी हीट रहती है। अब यही हीट एनर्जी जो है ना, ओके यहाँ पर ग्रुप 1 के केस में जो NS वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके लास्ट जो एकदम बाहर का ऑर्बिटल है, ओके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वो कौन सा है? NS, राइट। इसके पहले तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 1 में, और वैसे ही ग्रुप 2 में भी ओके ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद NS2 होता है, करेक्ट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है, ओके और एक्साइटेशन होने के बाद मतलब क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट से उड़ी मार के एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ओके ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से, और कैसे कैसे? इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर ये इलेक्ट्रॉन बोलता है यार मेरा घर तो ग्राउंड स्टेट ही है, तो मैं फिर से रिटर्न आऊंगा। ओके तो जब ये फिर से रिटर्न आता है तो बोलते हैं अब मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, उसका मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा? अब देखो कोई भी चीज अपने पास एक्स्ट्रा रहेगी अपन क्या करेंगे? अपन दे देते हैं ना। अच्छे दिल के होंगे आप तो दे देंगे, अगर बुरे दिल के होंगे तो वैसे ही जेब में रख के आ जाओगे, ओके एक्स्ट्रा है फिर भी। तो अब एक्साइटेड स्टेट से फिर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तब ये भी एनर्जी दे देता है। अच्छा है इलेक्ट्रॉन, बुरा नहीं है, ओके तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे देता है। अब एनर्जी जो देता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये जो रेडिएशन है ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये विजिबल रीजन में पाई जाती है। ओके मतलब जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट है तो भाई हमको दिखेगी ना, राइट, कुछ ना कुछ कलर भी होगा उसका, तो इसीलिए ये कुछ ना कुछ कलर वाली लाइट्स हमें दिखती है, ओके क्योंकि ये एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके तो सिंपली ये ऐसी लाइट एमिट करते हैं जो विजिबल है हमें, ओके और कलर्ड वाली है, कलर्ड लाइट, ओके क्योंकि विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइट्स है। तो अब हर एक जो हमारा मेटल है ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का, अब ग्रुप 2 में हर एक नहीं पर ग्रुप 1 में जो हर एक मेटल है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है इस प्रोसेस के बाद, और उस कलर हमको पता है, हमको अगर दिख गया कि वो कलर है भाई साहब वो मेटल है हमारे सैंपल में। ओके आगे बात समझ में? तो अब ये कलर याद रखना है आपको। कलर याद रखने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है हमें। देखो लिथियम का क्रिम्सन रेड है, ओके फिर सोडियम का गोल्डन येलो है, ओके आप ऐसे याद रख लो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लिखते रहना मेरे साथ। ओके तो क्रिम्सन रेड लिथियम का मैं आपको यहां पर रिलेट करवाऊंगा, देखो इसके साथ आप देख लेना, स्ट्रॉन्शियम के साथ, स्ट्रॉन्शियम का भी क्रिम्सन रेड ही है, तो ऐसे याद रख लो लिथियम का और स्ट्रॉन्शियम का। आगे बात समझ में? फिर सोडियम का गोल्डन येलो है। आप हायर क्लासेस में अगर देखोगे तो फ्लेम फोटोमेट्री वगैरह आप सीखोगे इन केस, तो आपको ये गोल्डन येलो वाला कलर देखने को चांस मिल सकता है। ओके मिल सकता है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो तब आपको मजा आएगा। तो ये गोल्डन येलो होता है सोडियम का, ओके एकदम सोने जैसा, वाओ। और पोटेशियम का देखो वायलेट होता है, ओके फिर रुबिडियम का देखो आर से शुरू होगा, पर आर के बाद वायलेट भी लेंगे हम लोग, तो रेड वायलेट होता है, सिंपल सी चीज है। और फिर सीशियम का ब्लू होता है, ओके इसी तरह से अब हम लोग जब ग्रुप 2 की बात करेंगे तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम कुछ ना कुछ कलर दिखाते, ओके तो कैल्शियम का होता है ब्रिक रेड, ऐसे समझ लेना एकदम ईट वाला कलर है कैल्शियम का, सिंपल, ओके तो ब्रिक रेड कैल्शियम का। स्ट्रॉन्शियम का तो हम लोग ने रिलेट करवा लिया क्रिम्सन रेड लिथियम के साथ, और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन, ये थोड़ा एकदम टेढ़ा कलर है तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, एप्पल ग्रीन। ओके अब बचे कौन से आपको याद हो, आप क्लिक हो गया यहाँ पर, अरे मैग्नीशियम और बेरिलियम कहाँ गए, राइट, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो होता क्या है भाई साहब, इनमें ना इनकी साइजेस बहुत छोटी छोटी है ना, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है एकदम ऐसे कस के पकड़े हुए रहते हैं उनके न्यूक्लियस ने, तो फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स को ना ये हीट एनर्जी
से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो पाते। अब ये एक्साइट नहीं होंगे तो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब एक्साइट ही नहीं हुए हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ही नहीं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं तो देंगे कहां से एनर्जी, राइट। तो देना बेना कुछ खत्म इनका, ये बेचारे यहीं पर पड़े रहते ग्राउंड स्टेट में, नहीं जाते कहीं पर भी, तो फिर ये कुछ रेडिएशन एमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ कलर नहीं दिखाते हमारे बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो आप कहोगे हाँ बच गए, इनका कलर याद नहीं रखना है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, मजेदार चीज इनकी ये याद रखनी है आपको। ओके, कलर ना हो पर ये चीज ये एग्जिबिट कर रहे हैं। ओके, ये कलर ही नहीं एग्जिबिट कर रहे, क्यों नहीं एग्जिबिट कर रहे, आपको ये याद रखना है। ओके, इंटरेस्टिंग सी चीज है, वैसे भी याद हो ही जाएगा आपको डायरेक्टली। ओके ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते। अब इसका तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने सीखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। मैं यहाँ पर बस इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के केस में कैसे हम लोग, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या रिलेशन है इनके साथ, ये देखते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि देखो ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले, हमको पता है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कम है, पर ग्रुप 1 की काफी ज्यादा, मतलब ग्रुप 1 की सबसे कम है, राइट, हमारे पीरियड में। ओके, या फिर ग्रुप 1 की ग्रुप 2 से तो कम है पक्का, इतना तो हमको पता है, इतना ही हमें अब यहां पर फोकस करना है। तो ग्रुप 1 की भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज लेसर देन ग्रुप 2, राइट। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इतनी कम है ना कि भाई साहब जब इन ग्रुप 1 के एटम्स पर विजिबल लाइट भी पड़ जाए तो भी इतनी सफिशिएंट एनर्जी इस विजिबल लाइट में भी होती है कि भाई साहब ये ग्रुप 1 के एटम्स ये इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि बोल रहे अरे यार तुम मेरे को एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए। ओके, तो हम लोग नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में हम लोग, मतलब हम लोग एनर्जी नहीं दे रहे, एक्चुअल में हम लोग सिर्फ विजिबल रेडिएशन इसके ऊपर गिरा रहे, एटम के ऊपर ग्रुप 1 के, और कुछ स्पेसिफिक एनर्जी वाली। ओके, ऐसे नहीं कोई भी एनर्जी वाली पड़ गई तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्पेसिफिक एनर्जी वाली जो हमारी रेडिएशन है उसी के वजह से ओके हमारा जो एल्कली मेटल का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा दे देगा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा जा इलेक्ट्रॉन जा। ओके, तो एटम ने इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज कर दिया। ओके, और हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे ही करंट फ्लो हो जाता है। ओके, एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फिर उस तरफ इलेक्ट्रोड पर ये इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे, राइट, तो फिर करंट फ्लो हो रहा है, इस बीच में जो गैप होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट फ्लो होना, मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ओके, बल्ब वगैरह यहाँ पर लाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, राइट, यही कुछ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला हमारा चीज। तो यहां पर देखो इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है, राइट, इस वाले इलेक्ट्रोड से इस वाले इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसीलिए जानबूझ के इन इलेक्ट्रोड्स को कुछ ऐसे एटम से बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दें, और ये ऐसे एटम्स होते हैं इन ग्रुप 1 वालों के। ओके, क्योंकि इनको बहुत कम एनर्जी देने पर भी ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कम होती है, हम लोग ने पढ़ा है ये चीज, राइट। तो अब आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कम होती है तो ये दे देंगे बेचारे, तो इसीलिए फिर देखो ये सीशियम है, पोटेशियम है, ओके, इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। ओके, अब उसी तरह से ग्रुप 2 वालों को देखेंगे बात, तो इनकी ना जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है वो ग्रुप 1 से थोड़ी ज्यादा है। ओके, और इसी वजह से ओके मतलब ग्रुप 1 से ज्यादा है, और इनकी इतनी भी कम नहीं है कि भाई ये इस फेनोमेना को दिखा पाए। ओके, विजिबल लाइट से इनका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इतनी भी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ग्रुप 2 वालों की नहीं है, तो इसीलिए फिर ये ग्रुप 2 वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला मतलब फिनोमेना में हम लोग इनको यूज नहीं कर सकते। ओके, एज ए इलेक्ट्रोड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, अब इन दोनों भी ओके ग्रुप्स के मेटल्स के एसओपीज के बारे में बात करते हैं। एसओपी मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप भी ऐसे याद रख लो। ओके, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो अब देखो एक्चुअल में टेबल में हमारे ओके आप देखोगे ना, इसीलिए देखो टेबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि जो जहां पर भी टेबल रहेगा हमारे एनसीईआरटी में हम लोग थोड़ा उसको गौर करेंगे। ओके, और टेबल में जो प्रॉपर्टीज दिए उनको पढ़ेंगे, भले वो थोड़ा बहुत हमारे एनसीईआरटी में मिस कर दिए होंगे तो भी। ओके, तो देखो टेबल में हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो भी मेटल्स है उनका कुछ डेटा दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है वगैरह वगैरह। उस टेबल में हमारे पास एसआरपीज दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। कैसे समझना है इसको ये मैं बताऊंगा देखो आपको। तो ग्रुप 1 के केस में देखो ऐसा कुछ लिखा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा कुछ लिखा होगा। ओके, यूनिट वोल्ट रहेगा इसका। ओके, और कुछ ऐसा लिखा होगा देखो m+/m। ओके, ग्रुप 1 के केस में। ओके, और फिर ग्रुप 2 के केस में कुछ ऐसा लिखा होगा सेम टू सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूनिट वोल्ट में, पर यहां पर लिखा होगा m2+/m।
ओके और फिर बाद में सामने कुछ वैल्यूज दी गई होंगी। अब आपने रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या दिया हुआ है एक्चुअल में। ओके अगर आपने मिस किया होगा उस चैप्टर को तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल में तो कवर करवाएंगे ही हम उसको अच्छे से डिटेल में। ओके आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पर क्विकली बता देता हूँ कि इसका मतलब भी क्या हो जाता है, ताकि आपको इस चैप्टर में उसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए। ओके तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी ध्यान देना इसके ऊपर। देखो यहां पर हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिडॉक्स कपल बोलते हैं। ओके अब रिडॉक्स कपल में हम लोग हमेशा ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज पहले रखेंगे और रिड्यूस्ड स्पीशीज बाद में रखेंगे, बीच में स्लैश डाल देंगे। ये स्लैश जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है फेज का चेंज हो रहा है। ओके मतलब ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज और रिड्यूस्ड स्पीशीज का फेज अलग अलग है, इसलिए हम लोग बीच में स्लैश डाल रहे हैं। सेम वे इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके तो आपको दिख सकता है यहाँ पर, देखो मैंने ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज यहाँ पर लिखी है। ओके दोनों के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड कौन है, तो देखो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा राइट तो वो M प्लस बनेगा। ओके तो इसका मतलब मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तो M प्लस बनेगा, तो इसीलिए ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज ये है। ओके फिर रिड्यूस्ड स्पीशीज यही हो जाएगा उल्टा राइट, इलेक्ट्रॉन जब M प्लस आयन लेगा ओके तो रिड्यूस हो जाएगा, फिर ये रिड्यूस्ड स्पीशीज बन जाएगा। तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो अब ये जो चीज है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दी गई होंगी, ये एक्चुअल में किस हाफ रिएक्शन के पोटेंशियल की वैल्यूज है। ओके इस हाफ रिएक्शन की जिसमें रिडक्शन हो रहा है। अब देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है समझना है। देखो दो हमको आयंस दिए हुए हैं ना, हमको रिडक्शन करवाना है और इन दो जो स्पीशीज दिए हुए, दो आयंस नहीं सॉरी दो स्पीशीज दिए हुए, इनको हमें हमारे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लेके आना है। कैसे भी करके कैसे लेके आएंगे, देखो मुझे पता है रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इलेक्ट्रॉन खिलाना है, तो रिएक्टेंट्स में मुझे इलेक्ट्रॉन खिलाना है। किसको खिला सकता हूं मैं यहाँ पर, और क्या बन जाएगा खिलाने पर, देखो M प्लस को इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा तो M बनेगा, यही बन गया अपना रिडक्शन रिएक्शन। M प्लस को मैंने इलेक्ट्रॉन खिलाया और ये बन गया हमारा M। ओके तो इस रिडक्शन रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ओके ये दिया हुआ है हमें ग्रुप 1 के केस में। ओके अब ये M के जगह पर आप वो पर्टिकुलर मेटल का नाम लगा दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, तो आपको मिल जाएगा उस रिएक्शन का SRP का वैल्यू टेबल में कुछ नेगेटिव में दिया होगा राइट। उसी को आप पॉजिटिव में कर दो तो वो बन जाएगा SOP का वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। अब किसका, उल्टे रिएक्शन का जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसी का उल्टा रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन राइट, रिडक्शन का ही, जिसमें देखो M जो है M हमारा ये मेटल आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। देखो M इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल आयन बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ओके तो इस रिएक्शन का हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। ओके कैसे, SRP का जो वैल्यू है उसका जो साइन है साइन को हमें रिवर्स करना है। ओके SRP के वैल्यू के, तो SRP के वैल्यू के साइन को रिवर्स करेंगे, SOP का वैल्यू मिलेगा। और SOP का जो वैल्यू है वो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, जो SRP के केस में जो रिडक्शन रिएक्शन था उसका टोटल अपोजिट वाला रिएक्शन। आगे बात समझ में। ओके अब इसको समझना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि हमें इससे ही समझ में आता है कि भाई ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनकी टेंडेंसी ओके इलेक्ट्रॉन देने की, ओके टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर इन वाटर। ओके ये बात वाटर की चल रही है। ओके कैसी है इनकी टेंडेंसी। ओके मतलब हमको तो पता है कि भाई जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, ये एकदम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, एकदम खुले मतलब खुशी खुशी दान कर देंगे इलेक्ट्रॉन का, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी है। ओके पर पानी में कैसी है, ओके मतलब क्या कि देखो जब ये हमारा जो मेटल है अल्कली मेटल, ग्रुप 1 मेटल में अगर ले रहा हूं तो ये ग्रुप 1 मेटल ओके अब ये सॉलिड स्टेट में पकड़ रहा हूं मैं इसको राइट ये मेटल्स है हमारे, हमको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ने पढ़ा है, भले सॉफ्ट है पर भाई सॉलिड स्टेट में ही तो है। हमारे ग्रुप 1 के भी, ग्रुप 2 के भी वैसी है। तो इस सॉलिड स्टेट वाले मेटल को अगर मुझे M प्लस आयन में लेके जाना है, पर वो भी एक्वियस वाले स्टेट के, ओके तो कैसे ले जाए, ओके कैसे होगा ये प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। देखो मेटल का जो सॉलिड वाला एटम है वो बन जाएगा मेटल का गैस वाला एटम। ओके और इसी मेटल का गैस वाला एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन का लूज मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ओके माइनस इलेक्ट्रॉन, और फिर M प्लस बनेगा और वो भी गैशियस वाला M प्लस, और फिर ये M प्लस गैशियस वाला जो है वो M प्लस एक्वस वाला बनेगा। पर अब ये बनने के लिए ऐसे थोड़ी हवे में बन रहा है, कुछ ना कुछ लग रहा है, एनर्जी ओके एनर्जी की लेन देन कुछ ना कुछ हो रही है। अब क्या लेन देन हो रही है, देखो यहाँ पर अब ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। आपने अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा तो अच्छे से, ओके नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं आपसे फटाफट बता देता हूं आपको। तो ये M सॉलिड से लेके M गैस, तो इसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एंथैल्पी के लिए डेल्टा H ऐसे लिख दो, डेल्टा और H के बीच में सब लिख दिया मैंने। ओके सब्लिमेशन क्यों लिख दिया मैंने, एंथैल्पी ओके मतलब
चेंज हो रहा है ना, एंथैल्पी चेंज हो रहा है यहां से यहां जब जा रहा है तब, मतलब एंथैल्पी चेंज मतलब एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या फिर एनर्जी इवॉल्व होगा, ओके, मतलब लूज होगा। तो यहां पर जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, ओके, उसका वो प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन वाला है। इसीलिए देखो एनर्जी चेंज सब्लिमेशन, आगे बात समझ में, ओके। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्यों बोल रहा हूं, सॉलिड से गैस में जा रहा है ना एटम, इसीलिए सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में रहता है तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन, सब्सटेंस कोई भी, राइट। अब वैसे ही हमारा मेटल का गैसियस एटम जो है, ओके, इलेक्ट्रॉन का लूज करके मेटल का आयन बनेगा तो क्या होगा, राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। आगे बात समझ में आपको, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे हम लोग इस केस में, क्लियर। और इंटरेस्टिंग सी चीज देखना इसको, ये हम लोग ने पढ़ा है जिसमें देखो मेटल का एटम जो है, ओके, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। तो ये देखो दूर गया हुआ है, गैसियस एटम है, ओके, न्यूट्रल आइसोलेटेड है, बात खत्म, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, मेम प्लस आयन बनेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है एनर्जी, ओके। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डेल्टा एच आई ऐसे, ओके, और ये 1, ओके। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई 1 वाली, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसीलिए, सिंपल सी चीज है। अब यही मेटल का जो गैसियस आयन है, इसको हम लोग ये पानी में जब, ओके, पानी में हम लोग इसका ऐसे समझ रहे कि पानी में इसका हाइड्रेशन हो रहा है, ओके। इस मेटल आयन के आजू बाजू में ऐसे मस्त वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे आ रहे हैं इसको, ओके, ऐसे उसको हक करने के लिए। तो फिर ये हाइड्रेशन जो हो रहा है, यहां पर भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होता है और इसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आगे बस समझ में, तो ये 3 एनर्जी चेंजेस है, इन 3 एनर्जी चेंजेस को हम लोग अकाउंट में लेंगे, मतलब हम लोग इनको कंसिडर करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि भाई साहब ये जो प्रोसेस हो रहा है मेटल से मेटल प्लस का आयन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस में एनर्जी कितनी लग रही है, पैसे कितने खर्च हो रहे हैं अपने, ओके, इन तीनों से पता चलेंगे। कैसे, देखो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होगी ना, ये पॉजिटिव होगी हमेशा, मेटल को सॉलिड से गैसेस में लेके जाना है, ओके। एटम, मेटल सॉलिड स्टेट में है ना, एटम एक दूसरे को एकदम चिपके हुए हैं, उनको दूर लेके जाने एक दूसरे से, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ओके। पॉजिटिव वैल्यू है एनर्जी यहाँ पर, एंथैल्पी चेंज। यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हमने पढ़ा है हमेशा पॉजिटिव होती है, एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ओके, या फिर एंथैल्पी चेंज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एनर्जी लगती है, राइट। तो एंथैल्पी चेंज यहां पर भी पॉजिटिव, भाई साहब पॉजिटिव, ओके। तो दोनों भी पॉजिटिव, ओके। तो इसमें एनर्जी लग रही है, इसमें भी एनर्जी लग रही है, ओके, ये होने के लिए। और यहां पर एनर्जी होती है रिलीज, तो ये होगा एंथैल्पी नेगेटिव, ओके। जहां पर रिलीज होगी वहां पर एंथैल्पी चेंज हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ओके, नेगेटिव वैल्यू होती है एनर्जी की। तो यहां पर एनर्जी पॉजिटिव मतलब कुछ एनर्जी लग रही है, और फिर ये जो तीसरा प्रोसेस हो रहा है वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। तो सपोज मैं अगर बोल दूं कि इतनी एनर्जी लग रही थी और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नेट एनर्जी कितनी लगी हमारी इस प्रोसेस के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए नेट एनर्जी कितनी लगी, इन तीनों को काउंट कंसिडर करने के बाद इतनी ही लगी, इतनी बस नेट एनर्जी। अब इस नेट एनर्जी पर डिसाइड, मतलब इस नेट एनर्जी पर समझ में आता है हमें कि भाई साहब ये प्रोसेस जो है वो कितनी आसानी से हो रही है, कितनी मुश्किल से हो रही है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, ओके, बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसा हो रहा है, मुश्किल है, राइट। और अगर मुश्किल है तो वो एसओपी की जो वैल्यू होगी, एसओपी की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ये मुश्किल है तो कम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, ओके। अगर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है तो, ओके, एसओपी की वैल्यू लेस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में भी जा सकती है, ओके। तो इससे अब देखो मैंने ये पूरा रामायण महाभारत बताया आपको समझने के लिए कि भाई एसओपी की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर मेटल जो है, ओके, वो कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जो भी हमारे एल्कली मेटल्स है, ओके, आपको अगर, ओके, आपको एसआरपीस की वैल्यूज दी होंगी टेक्स्ट बुक में, आप बस उसका माइनस साइन हटा दो, या फिर जो मतलब माइनस साइन ही रहेगा उसमें, तो माइनस साइन हटा दो तो प्लस साइन आ जाएगा। तो वो प्लस साइन में वैल्यूज देखो आप, ओके। अगर मोर पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, ओके, मोर पॉजिटिव वैल्यूज किसकी, एसओपी की, भाई साहब एसओपी की, तो क्या होगा, इसका उल्टा ना, ऑक्सीडेशन आसान हो जाएगा, इजी है भाई, ऑक्सीडेशन इजी है, ओके। लेस पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, ओके। तो आपको दिखाई देगा कि भाई साहब ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, आसान है, ओके। पॉजिटिव है तो आसान है, समझ में आ रहा है। और नेगेटिव रहेगा तो समझ में आ सकता है कि भाई डिफिकल्ट है थोड़ा, ओके। अब मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव, इसको कैसे आप, मतलब मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, इसको कैसे आप यूज करोगे। अब आप इनकी वैल्यूज एक दूसरे से कंपेयर करो,
ओके तो अब जब देखोगे ग्रुप 1 का मेटल के जो एसओपीज की वैल्यूज जो है, ओके इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो लिथियम की सबसे ज्यादा वैल्यू आपको दिखेगी, 3 करके कुछ है वैल्यू, ओके उसकी। फिर सोडियम की सबसे कम है 2.7 करके कुछ है, और फिर बाद में फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम की 2.9 करके। याद नहीं रखना है आपको, ओके मैं बस बता रहा हूं, मुझे थोड़ी सी याद है वो, तो मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि भाई लिथियम की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ओके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। उसका मतलब लिथियम का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत, मतलब लिथियम का ऑक्सीडेशन होना बहुत आसान है, ओके लिथियम बहुत खुशी खुशी ऑक्सीडाइज होगा। खुशी खुशी ऑक्सीडाइज होगा मतलब लिथियम खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन देगा और Li+ बनेगा। आगे बात समझ में, सबसे ज्यादा उसका वैल्यू है इसीलिए। और ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस जो हो रही है लिथियम की, ओके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, वो कहां पर हो रही है? वो हो रही है पानी में, ये मत भूलना। ओके क्लियर हो गई बात? ओके ऐसे तो बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस होगी वो तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, उस जितनी एनर्जी लगती है। ये सब पानी में चक्कर हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग इतना सारा झमेला कर रहे हैं। ओके क्लियर हो गई बात? तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई रहेंगी। ओके आपको अगर नोट डाउन करना है इस सिंपल से मतलब चीजों को तो आप कर सकते हो। ओके तो नोट डाउन करने के लिए मतलब मैंने बस आपको एक टाइम दिया थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, बाद में नोट डाउन कर लो, या फिर मेरे साथ नोट डाउन कर लिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ नोट डाउन किया करो, यही मेरी इच्छा है, ताकि आपके दिमाग में भी चीजें चली जाएंगी उसी समय पर अच्छे से। ओके थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो। ओके तो अब हम लोग क्या पढ़े? हम लोग ने क्या पढ़ा? एसओपी की वैल्यूज मोर पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन मोर इजी होता है भाई साहब। ओके तो ये चीज हम लोग ने ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को आप अगर देखोगे तो मैंने चीज बता दी आपको कि कैसे ऑक्सीडेशन किसका आसान है। लिथियम का सबसे आसान है, ओके सोडियम का सबसे कम आसान है बाकी के सारे मेटल्स के, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है। तो ये लॉजिक आपको लगाना है। अब मैंने ग्रुप 1 के बारे में बताया, ग्रुप 2 के बारे में आप खुद लगा लेना उस लॉजिक को। आगे बात समझ में? अब देखना ये ग्रुप 1 वाले जो है इनकी जो एसओपीज है, ओके आप देखोगे ग्रुप 2 वालों की जो एसओपीज है, ओके ग्रुप 2 वालों की एसओपीज ग्रुप 1 वालों से कम है। ओके टेबल में ये चीज भी आप नोटिस कर लेना। अब इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है, देखो बहुत मजेदार चीज है। क्यों? अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले प्रोसेस देखा था ना, राइट? ये ग्रुप 1 वालों का देखा था, मैंने ग्रुप 2 का बताया नहीं आपको। अब ग्रुप 2 का बता देता हूं आपको मैं। मेटल से मेटल 2+ का आयन, ओके तो ये सॉलिड है, ये एक्वियस है। ओके तो ये बनेगा मेटल से मेटल गैस, राइट? और इसी मेटल गैस से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब ये मेटल 2+ गैस बनेगा, और फिर इसका पानी में एंट्रेंस होगा, हाइड्रेशन होगा, और फिर M2+ एक्वियस हो जाएगा। ओके कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर देखो मेटल से मेटल 2+ बन रहा है। अल्कली मेटल्स के केस में सिर्फ मेटल गैस से मेटल प्लस बनता है, राइट? एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये मेटल प्लस बनेगा, और फिर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब ये मेटल 2+ बनेगा। तो यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन जाने की एनर्जी लगेगी वो क्या है? IE1, राइट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, और ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। ओके यहां पर तो सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ही तो लग रही है। तो इस सारे प्रोसेस में इन चीजों को छोड़ दो, ओके एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इनको छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसी को अगर आप देखोगे दोनों के केस में कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आएगा? यहां पर तो एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है और यहां पर ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पीज लग रही है। ओके तो मतलब जो टोटल नेट एनर्जी लगने वाली है, ओके वो ग्रुप 2 के केस में देखो ये भी है, IE1 भी है, IE2 भी है। ओके ग्रुप 2 के केस में ऐसे, ग्रुप 2 के केस में, और ग्रुप 1 के केस में सिर्फ देखो ये है और IE1 ही है जो एनर्जी लग रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी तो रिलीज होती है। ओके तो वो एनर्जी लगती नहीं है, वो तो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ग्रुप 1 के केस में देखो सिर्फ ये और एक ही IE है। ओके यहां पर तो सब्लिमेशन भी है, IE1 भी है, IE2 भी है ग्रुप 2 में। ओके ग्रुप 1 में सिर्फ सब्लिमेशन और IE1 ही है। ओके तो कम एनर्जी लग रही है। ओके और इसके कंपैरिजन में एनर्जी, अब देखो यहां पर एनर्जी ज्यादा लग रही है, ग्रुप 1 के केस में एनर्जी एग्जैक्टली थोड़ी कम ही लग रही है। हाइड्रोजन एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे तो भी यहीं पर समझ में आ रहा है एनर्जी कम लग रही है। अब हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी की बात करेंगे तो उसके बाद और भी नेट कम हो जाएगा, डिक्रीज एनर्जी में। ओके तो यहां पर हाइड्रोजन एनर्जी जितनी भी होगी उसके बाद फिर नेट सपोज इतना है, जितना भी है, यहां पर हाइड्रोजन एनर्जी जितनी होगी नेट सपोज इतना ही होगा शायद। ओके तो जितना भी होगा, ओके यहां से समझ में आ रहा है कि भाई एनर्जी लगने में ही यहां पर डिफरेंस है। ग्रुप 2 में ज्यादा एनर्जी लग रही है हाइड्रोजन एनर्जी को कंसिडर किए बिना, ग्रुप 1 में कम एनर्जी लग रही है हाइड्रोजन एनर्जी को कंसिडर किए बिना। तो ग्रुप 1 में अगर कम एनर्जी लग रही है, हाइड्रोजन एनर्जी को ऐड करने के बाद इफेक्ट जो होगा, मतलब नेट एनर्जी लगेगी वो और भी कम लगेगी, राइट? ग्रुप 1 के केस में नेट एनर्जी और भी कम लगेगी। ओके
तो ग्रुप 1 के केस में अगर नेट एनर्जी और भी कम है तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन जो है, ओके मैंने बोला था एनर्जी कम लग रही है मतलब ऑक्सीडेशन और आसानी से होगा, राइट। तो यहां पर एनर्जी कम लग रही है तो ग्रुप 1 के केस में ऑक्सीडेशन जो है ओके आसानी से होगा देन ग्रुप 2। ओके तो मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रुप 1 मोर इजी, ओके ऑक्सीडेशन ग्रुप 1 का मोर इजी देन ग्रुप 2। आ गई बात समझ में। और देखो अब ऑक्सीडेशन मोर इजी देन ग्रुप 2, इसका मतलब वैल्यू में भी आपको चेंज दिखेगा ना, राइट। ऑक्सीडेशन मोर इजी मतलब ग्रुप 1 की जो SOP की वैल्यू होंगी, ओके ऑक्सीडेशन मोर इजी मतलब मोर पॉजिटिव वैल्यू, तो SOP की वैल्यू ग्रुप 1 वालों की मोर पॉजिटिव होगी देन ग्रुप 2। ओके यही लॉजिक पढ़ा था ना हम लोग ने अभी। ओके ऑक्सीडेशन मोर इजी तो SOP मोर पॉजिटिव। ओके तो ऑक्सीडेशन किसका मोर इजी है, ग्रुप 1 का। ओके तो ग्रुप 1 का SOP मोर पॉजिटिव देन ग्रुप 2। मोर पॉजिटिव मतलब सपोज ग्रुप 1 का 3 तो ग्रुप 2 का +2, तो इसीलिए देखो SOPs जो है मैंने बताया था यहीं पर, देखो ग्रुप 1 का SOP ज्यादा होता है देन ग्रुप 2 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये चीज आप ऑब्जर्व भी कर लेना, टेबल में भी आपको समझ में आ जाएंगे। ओके क्लियर हो गई बात। ओके तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इनकी जो टेंडेंसी है, ओके तो पहले हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एक कॉमन चीज समझ लेते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो हाई कब होती है। कंडीशन पहला, ओके स्मॉल साइज होना चाहिए, छोटू पैक, ओके छोटू सा होना चाहिए अपना कटायन, ओके किसका, स्मॉल साइज ऑफ कटायन। अब इनकी बात चल रही है मतलब कटायन की बात चल रही है। ओके दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए भाई कटायन की। ओके हाई चार्ज डेंसिटी मतलब अब ये चीज हम लोगों ने फजान्स रूल को थोड़ा समझने के लिए समझी थी, हाइड्रोजन में भी पढ़ी थी। देखो ओके डेंसिटी मतलब कोई भी चीज अपॉन किसकी डेंसिटी चल रही है यहाँ पर, चार्ज की डेंसिटी, राइट। तो इसीलिए फिर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो जो चार्ज अपॉन वॉल्यूम है इसका मतलब वॉल्यूम कम से कम हो चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो। ओके तो क्या होगा, वॉल्यूम कम से कम मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। कम से कम वॉल्यूम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, चार्ज ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम कम से कम। ओके ये अगर होगी तो हम लोग कहेंगे चार्ज डेंसिटी हाई है, सिंपल सी चीज है। और तीसरा भाई वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ओके तो अब इनमें से हमारा जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ओके इनके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी दिखाती नहीं। कौन दिखाते हैं, सिर्फ मतलब यहां पर लिथियम दिखाता है ग्रुप 1 के केस में, और यहां पर मैग्नीशियम और बेरिलियम दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसीज। ओके तो आपको अगर एग्जांपल के तौर से समझना होगा तो देखो मैग्नीशियम का तो जाना माना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोरोफिल। ओके हम लोग आगे भी देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसका ये यूज, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही एप्लीकेशन है मैग्नीशियम। ओके क्लोरोफिल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। ओके क्योंकि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वहां पर बीच में मैग्नीशियम होता है, मतलब बीच में मतलब मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वगैरह बनाता है। ओके तो इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल हम लोग ने देख लिया यहाँ पर क्लोरोफिल वाला। ओके चलो अब इनकी बात करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो हमारे मेटल्स है। इसमें सबसे पहले ये ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स है, ओके अब देखो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है हम लोग को पता है बहुत लो है, बहुत लो। ओके मतलब काफी लो है। तो इसका मतलब ये इनके जो एटम्स है ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन का दान करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मतलब खुद से ही दे रहे, थोड़ी बहुत एनर्जी तो इनको देनी पड़ती है बिल्कुल, पर इनको जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत कम देनी पड़ती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ये तो सिंपल सी चीज हमको पता है। इसीलिए ना इनके एटम्स जो होते हैं इनको ऐसी एनर्जी नेचर में कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है, और ये हमेशा ऐसे एटम्स जो होते हैं इनके ग्रुप 1 के, ये ऐसे एटम्स रहते ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे कुछ आयंस बन जाएंगे, और फिर आयंस बनेंगे तो मतलब क्या ही करेंगे, रिएक्ट ही करेंगे, राइट। तो ये इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करके फटाक से रिएक्ट कर देते, नेचर में हमको मिलते नहीं है फ्री स्टेट में। सोडियम का एटम आपको मिलेगा नहीं, मतलब सोडियम जो है सोडियम एटम में नहीं मिलेगा आपको। ओके सोडियम क्लोराइड में बिल्कुल मिल सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग सी चीज, ये तो हमको अब बेसिक सी चीज है। पर अब इसी को, इस रिएक्टिविटी को थोड़ा समझने के लिए देखो एक आप रिलेशन को यहां पर नोटिस किए होंगे IE को, ओके रिएक्टिविटी के साथ, तो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके रिएक्टिविटी के साथ। तो इसका मतलब देखो यहां पर IE लो थी तो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हमको नेचर में फ्री में मिल ही नहीं रहे, फ्री स्टेट में, सॉरी फ्री में नहीं फ्री स्टेट में। ओके IE लो थी तो हाई रिएक्टिव, तो
Ie लो है तो देखो हाईली रिएक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही फंडा होता है, राइट। तो अब यही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे और देखो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है हमारे, ओके, इनका डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं, ओके, तो ली, ना, क, आर, बी, सी, एस, फ्रा, ओके, तो हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे तो क्या होगा, देखो हमको पता है Ie जो है वो कम होती है, करेक्ट, ग्रुप 1 में भी और वैसे ही ग्रुप 2 में भी, बे, मक्का, सर, बा, रा, ओके, तो इनमें भी दोनों में भी Ie कम होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में भी दूर दूर जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता है, क्योंकि साइज बढ़ती है, राइट, तो साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहा है, तो एनर्जी कम कम लग रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम कम एनर्जी लग रही है, मतलब Ie कम लग रही है, ओके, तो Ie कम हो रही है डाउन द ग्रुप, ओके, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो देखो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ओके, दोनों के लिए भी मैंने लगा दिया। ये चीज समझ में आ गई आपको, सिंपल सा रिलेशन। अब इसके साथ ही इंटरेस्टिंग सी चीज, भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या है रिलेशन, ओके, तो अगर आप देखोगे, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, यही रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग डाउन अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो Ie क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसे बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को एकदम कस के खींचने शुरू हो जाता है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन करीब आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, मतलब दिक्कत ज्यादा होगी निकालने के लिए, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट, एनर्जी ज्यादा लगेगी मतलब Ie ज्यादा लग रही है, तो कम से ज्यादा मतलब इंक्रीज हो रही है, राइट, तो Ie इंक्रीज होती है, हमें पता है अक्रॉस द पीरियड, ओके, अक्रॉस द पीरियड। तो ग्रुप 1 से हम लोग ग्रुप 2 के एलिमेंट पर जाएंगे तो Ie इंक्रीज होगी, ओके, तो इसकी Ie ज्यादा होगी, करेक्ट, यहां से आ जा रहा है Ie इंक्रीज हो रही है, देखो Ie इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए देखो ग्रुप 2 के जो हमारे मेटल्स है, अल्काइन अर्थ मेटल्स, इनकी Ie ज्यादा है देन ग्रुप 1, तो इसीलिए इनका रिएक्टिविटी कम है देन ग्रुप 1, ओके, उल्टा रिलेशन है ना, सिंपल, ओके, तो ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा इस रिलेशन से ही सिर्फ। चलो, तो हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ने रिएक्टिविटी तो देख ली, अब फटाक से रिएक्शन विद ऑक्सीजन के मतलब उनका कैसा रिएक्शन होता है, तो ग्रुप 1 वालों का, अब मैं देखो ये ग्रुप 1 वालों का बात चल रहा है यहाँ पर ग्रुप 2 वालों का बात, तो ग्रुप 1 में देखो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O ऐसा लिथियम मोनोऑक्साइड बना देगा, ओके, अब इसका रिएक्शन आप खुद से भी लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, देखो Li + O2 गिव्स Li2O, ओके, तो बस बीच में ऑक्सीजन लगा देना है, बाकी तो लिथियम ऑक्सीजन, बात सिंपल, ओके, यहाँ पर मैंने लिथियम तो लिया है, ऑक्सीजन बस लगा दो, प्रोडक्ट में Li2 ही बनेगा, ओके, और इसको बैलेंस कर दो। अब ये चीज तो क्या बताने की जरूरत है नहीं, सोडियम बनाता है मेनली पर ऑक्साइड Na2O2, सेम इसके भी केस में Na + O2 लगा दो तो Na2O2 मिल रहा है आपको, यही रिएक्शन लिख दो, बैलेंस कर दो इसको ठीक से। और वैसे ही पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम, ये तीनों भी भाई है, ये मस्त एकदम कैसे बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, KO2, RbO2 या फिर CSO2। अब सुपर ऑक्साइड्स मतलब इनका जो फॉर्मूला है वो देखो ऐसे है, MO2 टाइप में है, ओके, अब इनमें ना बस बात ऐसी है कि भाई हाँ मोनोऑक्साइड बना रहा है, हाँ पर ऑक्साइड बना रहा है, हाँ सुपर ऑक्साइड बना रहा है, थोड़ा दिक्कत कब हो सकती है आपको, देखो ये जो मोनोऑक्साइड है, ओके, मैं इस पार्टीशन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये देखो ये जो मोनोऑक्साइड है, इसमें मोनोऑक्साइड दिमाग में चिपका देना, ओके, ऐसे कुछ टेढ़े सवाल भी आ सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मोनोऑक्साइड में, तो हमको इस जो हमारा जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ओके, कौन सा ऑक्साइड है ये समझना है, ओके, पहले, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते। तो देखो ये मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड कैसा होता है, O2- होता है, ओके, अब इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो हमको पता है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है इसका, -2 है। आगे बस समझ में, अब आगे देखना मजा आएगा। तो ये जो परऑक्साइड है, परऑक्साइड में हमारा परऑक्साइड मतलब मैं बोल रहा हूँ सोडियम परऑक्साइड, पर परऑक्साइड का कैसा होता है, ओके, अनायन ऐसा होता है, O2 ऐसा होता है, ओके, परऑक्साइड का आयन, ओके। आपको अगर थोड़ा याद रखने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप क्या करो, याद रखना ये जो हमारे अल्कली मेटल्स है हमेशा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, +1, तो यहां पर देखो 2 है तो ये +2 है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2-। आगे बात समझ में, तो मोनोऑक्साइड 2- होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ओके। परऑक्साइड वाले के ऊपर, परऑक्साइड का मतलब परऑक्साइड कौन सा होता है वो कैसे याद रखेंगे हम लोग, यही सेम, देखो सोडियम के ऊपर +1, 2 सोडियम के ऊपर +2, तो ये जो O2 दिख रहा है ना पूरा का पूरा O2, ओके, ये परऑक्साइड आयन में है, और O2 के ऊपर कितना होगा, अब यहाँ पर +2 है तो O2 के ऊपर 2-, तो O2 2-, ये परऑक्साइड है। पर अब परऑक्साइड है, पर देखना
इस ऑक्सीजन पर, ओके, पेरोक्साइड में जो हमारा ऑक्सीजन है, ओके, ये Na2O2 में जो O2 है, ओके, O2, अब इस O2 में जो हमारा ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर चार्ज कितना है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, भूलना नहीं। यहां पर तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम था, तो एक ही था, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया। यहां पर दो ऑक्सीजन एटम्स है, राइट, दोनों ने 2 माइनस चार्जेस लिए हुए। अब दोनों ने 2 माइनस लिए हुए, तो अगर मैं दोनों को सेपरेट करूंगा तो क्या बोलेंगे वो, मुझे -1 दे, तू भी -1 ले, राइट, करेक्ट। 2 के ऊपर 2 माइनस, 1 के ऊपर -1, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ऑक्सीजन का, ओके। और यहां पर सेम वे देखो, पोटेशियम का +1, तो ये जो O2 है, ओके, O2 -1 बन जाएगा। O2 -1 ये होता है सुपर ऑक्साइड का आयन, ओके, सुपर ऑक्साइड आयन। ये होता है परऑक्साइड आयन, ये होता है मोनोक्साइड आयन, और ये है मोनोक्साइड, लिथियम मोनोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ऐसे रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीशियम सुपर ऑक्साइड, ऐसे ये डिस्टिंग्विश करना आप सीख लेना अब यहां पर, यहीं पर। अब देखो इसमें आप खुद ट्राई करना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, पॉज कर लेना, फिर एक बार रिज्यूम बैक करके देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ गया। तो देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस चार्ज है भाई साहब, ओके, 1 माइनस, ओके, n माइनस इस फॉर्म में लिखना है, नंबर पहले, बाद में माइनस साइन, बाद में प्लस साइन, बाद में माइनस साइन, तो 1 ही माइनस चार्ज है 2 पर, ओके, तो 1 के ऊपर कितना होगा फिर, ओके, दोनों के ऊपर 1, तो 1 बोलेगा मुझे आधा चाहिए भाई, मुझे आधा चाहिए, तो -12, राइट, ओके। ये हो गए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके। अब ये जो ग्रुप 2 वाले होते हैं इनकी कुछ अलग ख्वाहिश होती है, ये मोस्टली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे MO वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, ओके, मेटल MO फॉर्मूला वाले। मतलब सपोज अगर मैं यहां पर कैल्शियम ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब इसको आप बैलेंस कर दो, ओके, ऐसे MgO बनेगा, ओके, ऐसे SrO बनेगा, BaO बनेगा, ऐसे वाले ऑक्साइड बनते हैं। पर इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि ये जो कासरबा है, ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये परऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ओके। अब देखना इनका परऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ अलग रहेगा, ओके, कैसे, क्योंकि हमको पता है परऑक्साइड आयन O2 2- होता है, राइट। यहां पर देखो परऑक्साइड आयन O2 2-, तो O2 आ जाएगा 2- लेके, इनके ऊपर 2+ है, राइट, तो कैल्शियम 2+ में ले रहा हूं ऐसे, तो कैल्शियम 2+ O2 2- हो गया बैलेंस, तो CaO2 बन जाएगा इसका फॉर्मूला परऑक्साइड का। तो बस फॉर्मूला देख के मत डिसाइड करना कि भाई परऑक्साइड है नहीं है, ओके, देखना, ध्यान से झांकना कि भाई हमारा जो अल्कली मेटल है या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसके बाद समझना ओके ये परऑक्साइड है, ओके। आगे बात समझ में, ऐसे ही SrO2 होगा, BaO2 होगा, क्लियर, ओके। इंटरेस्टिंग चीज थी, ओके। तो अब हैलोजेंस के साथ इनका रिएक्शन देख लेते, ग्रुप 1 वालों का, ग्रुप 2 वालों का। तो सबसे सिंपल है, देखो अब ये ग्रुप 1 वाले जो हमारे मेटल्स है, मैं इनको ऐसे यहां पर लिख देता हूं, ये यहां पर और ये यहां पर, ग्रुप 2 वालों के, ओके, ग्रुप 1 वालों का इस साइड पे। तो ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और MX टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, ओके, जैसे कि LiCl, NaCl, KCl, ऐसे। उसी तरह से ये भी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, और अब ये कैसे बनाएंगे, MX2 बनाएंगे, राइट, क्योंकि देखो यहां पर तो 2+ है, राइट, इनके ऊपर 1 के ऊपर -1, 2 के ऊपर 2-, 2 + 2 MX2, खत्म, ओके। अब इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि भाई साहब ये जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम, ओके, लिथियम सोडियम के बाद जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम है, ये इनके जो हैलाइड्स है, सपोज अभी ये Ki लिया मैंने, ओके, तो ये और हैलोजन के साथ रिएक्ट करके पॉली हैलाइड्स बनाते हैं। आपने ये सुना होगा Ki3, अगर नहीं सुना होगा तो आप सुनोगे बहुत, ओके, एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इसको, ओके। तो ऐसे भी इनका ये रिएक्शन, मतलब ऐसे भी ये कुछ रिएक्शन दिखाते हैं। अब ये तो बन गई बात रिएक्शन की। अब अगर मैं इनके हैलाइड्स की आयनिक नेचर की बात करूं, ओके, दोनों के भी, तो अगर मैं सपोज ले रहा हूं, ओके, LiCl, ओके, से लेके ऐसे नीचे नीचे जा रहा हूं मैं, ओके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, Cl तक, आप समझ लेना ये सारे Cl ही है, ओके, Cl। वैसे ही मैं इस तरफ भी, ओके, बेरिलियम, ओके, क्लोराइड से जाके कासरबा, ओके, बेरियम क्लोराइड तक मैं जा रहा हूं, ओके, BeCl2 से लेके BaCl2। अब देखो MX2 वाले टाइप वाले हैं, ओके, तो यहां पर भी आप समझ लेना ये Cl2 लगाया हुआ है। तो इनमें आप आयोनिक नेचर का कैसे
ओके फर्क पड़ रहा है इनमें, मतलब आयनिक नेचर कैसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे समझ में आएगा। ओके तो हम लोग यहाँ पर फजांस रूल लगाएंगे। ओके तो अब देखना ये जो क्लोराइड है अनायन तो सेम है भाई, सब में अनायन सेम है, यहाँ पर भी अनायन सेम है भाई, सब में सेम है। ओके पर यहाँ पर हो क्या रहा है, कटायन की साइज बढ़ रही है राइट, ऐसे इंक्रीज 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 ऐसे, मतलब कटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, अनायन की साइज उतनी ही है। हमें पता है अब क्या होगा भाई, अगर जब कटायन की साइज बढ़ेगी ओके अनायन की साइज उतनी ही है, तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है राइट, क्योंकि चार्ज तो इनके ऊपर देखो +1 ही है, ये सारे के ऊपर +1 चार्ज ही है, पर साइज बढ़ रहा है, चार्ज उतना ही रह रहा है। ओके चार्ज डेंसिटी हमें पता है क्या है, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब ये जो साइज बढ़ रहा है पर चार्ज तो उतना ही है, सेम ही है। ओके सेम ही है दोनों के केस में भी, दोनों के केस में बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर भी देखो बेमक्का सरबा, तो यहाँ पर भी देखो Be2+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+, इनकी भी साइज बढ़ती है, हमको पता है डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं, आयनिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सिंपल सा लॉजिक है ये। ओके बेसिक सी चीज, तो साइज इनमें भी इंक्रीज हो रही है, पर चार्ज तो भाई Be2+ Mg2+ Ca2+ चार्ज तो सेम ही है। ओके तो चार्ज सेम रह रहा है, तो ये फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो अब इसी फैक्टर पर चार्ज डेंसिटी डिपेंड करेगी। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है राइट, तो चार्ज डेंसिटी घट रही है, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जा रहे हैं हमको पता है जब चार्ज डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब जो खींचने की ताकत है भाई इस कटायन की, पोलराइजिंग पावर जो है, ओके इस कटायन की, जो इस अनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की ताकत है, पोलराइजिंग पावर इस कटायन की, ओके चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, तो पीपी जो है हमारी पोलराइजिंग पावर ये भी कम होगी। ओके खींचने की ताकत कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब कम डेंस है। ओके तो वो इतने अच्छे से अब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच नहीं पाएगा, बीच में नहीं लेके आ पाएगा। ओके तो अब देखो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, इतना अच्छे से खींच नहीं पाएगा, बीच में नहीं लेके आ पाएगा, मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। ओके पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, तो इसीलिए देखो ये बीच में नहीं लेके आएगा अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो कोवेलेंट नेचर इसको ही बोलते हैं ना, बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं तब दो एटम्स के बीच में, क्योंकि शेयर हो रहे हैं, पर ये तो अब होगा नहीं अच्छे से क्योंकि पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। ओके ये अच्छे से पोलराइज नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आ रहे, तो पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, तो ये बीच में कम आ रहे। ओके तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, और इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके तो डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं तब आयनिक कैरेक्टर दोनों के केस में भी इंक्रीज होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो गई होगी यहाँ तक, प्रॉपर्टीज तक। ओके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो आप बिल्कुल ये चीज मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा, ओके आपको चीजें समझ में आई कि नहीं, आपको कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट्स है तो। और वैसे तो आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, पढ़ते रहो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।